जय रघुनाथ जी सबीरे, मैं हूँ देवराज पुरोहित और हाजिर हूँ आप से एक नई मुलाकात लेके। आज की जो मुलाकात होने वाली वो थोड़ी विशिष्ट मुलाकात रहने वाली, क्योंकि आज की जो शख्सियत है वो बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वे कवि भी है, लेखक भी है, मंच संचालन भी करते हैं और सफल व्यवसायी भी है। तो चलो आज की मुलाकात शुरू करते हैं। जय श्री रघुनाथ जी साहब। मेरा नाम नरेंद्र राजपुरोहित है। गांव मेरा अहुआ है और अभी पिछले 10-11 वर्षों से अहमदाबाद में हूँ। वैसे एक हमारा निजी व्यवसाय है टेक्राफी एलएलपी, जहाँ पे हम पॉलीप्रोपिलीन वोवन बैग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और उसके अतिरिक्त बचपन से लेखन और साहित्य में रुचि रही है, तो और इतिहास में रुचि रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी थोड़े समय पहले हमने हमारी पुस्तक सूर्यवंशी का विमोचन भी किया और पब्लिश हुई है। इसका प्रथम सर्ग पब्लिश हुआ है, तो आज हम इसके संदर्भ में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले सवाल मेरा यही रहेगा कि सूर्यवंशी मेवाड़ महाकाव्य की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसका जो शीर्षक है उसके पीछे क्या विचारधारा रही है और इस पारंपरिक विधा को ही आपने क्यों चुना? तो ऐसा है देवसा कि बचपन से ही साहित्य में रुचि रही है और साहित्य में भी विशेष रूप से पद्य में मेरी अधिक रुचि रही है। साहित्य की दो मूलभूत विधाएं होती है, एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। पद्य में ये होता है कि जो उसका मौलिक रूप होता है वो वाचन में नहीं बदलता। इसको मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि जैसे मुझे कोई पुस्तक आपने दी पढ़ने के लिए, यदि ये गद्य रूप में कोई पुस्तक है और आप मुझसे पूछेंगे कि भाई इस पुस्तक में क्या है, तो मैं उस पुस्तक का सार आपके सामने रखूंगा। किंतु उसके स्थान पर यदि मेरे पास आप मुझे पूछेंगे कि रश्मि रथी क्या है, तो मैं रश्मि रथी को कैसे बताऊंगा। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन जंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, बुझ परिधि बंधु को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दीर्घों तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। तो अक्षरशः जिस तरह से राष्ट्रकवि दिनकर लिख के गए हैं, मैं अक्षरशः उसी रूप में आपके समक्ष रख रहा हूं। तो उसका जो मौलिक रूप है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है, इससे उसका वाचन थोड़ा प्रभावी हो जाता है। तो पद्य में विशेष रुचि रही थी, तो पद्य में हमने कुछ लिखा भी, कई पढ़ा भी। राष्ट्रकवि दिनकर को पढ़ा, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा, हरिवंश राय बच्चन को पढ़ा, हमारे राजस्थान के जन कवि कन्हैयालाल सेठिया जी को पढ़ा। तो ऐसे बाल्यकाल से इस विषय में हमारी विशेष रुचि रही है। तो फिर ऐसे वैसे यहाँ वहाँ लिखते थे, फिर सोचा कि कुछ ऐसा लिखा जाए जो अधिक सार्थक हो, अधिक दूरगामी हो, अधिक प्रभावी हो। तो फिर सोचा कि क्या लिखें इसमें। तो पहले ये था कि यदि रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों पर लिखें, तो ऐसे ऐसे महाकाव्यों के ऊपर हमारे महाकवि पहले से ही इतना अच्छा लिख के गए हैं, चाहे बाबा तुलसी हो, चाहे वेद व्यास जी हो, चाहे कालिदास जी हो, चाहे वाल्मीकि जी हो। तो उसके ऊपर मैं एक तुच्छ सा कवि, उसके ऊपर वैसी धृष्टता करने का नहीं सोचता। तो फिर मैंने सोचा कि उसके अतिरिक्त ऐसा क्या विषय वस्तु है जिसपे उस तरह का लिखा जाए। तो फिर मुझे लगा कि एक ऐसा इतिहास जो जिसमें वैसा ही शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान, राष्ट्र के प्रति प्रेम, समर्पण की जो भावना दिखती है, तो मुझे राजस्थान के इतिहास में दिखती है। अंग्रेजों का एक कर्नल था, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान आया, राजस्थान के गांव गांव में घूमा और जब उसने राजस्थान के लोगों से बात की तो बड़ा अचंभित रह गया। उसने देखा कि हमारे वहां यूरोप में मात्र एक थर्मोपल्ली, एक मैराथन का युद्ध हुआ है और जिसका हम इतना महिमा मंडन करते हैं। यूरोप में एक ग्रीस और यूनान के मध्य दो युद्ध हुए थे, एक थर्मोपल्ली का युद्ध था और एक मैराथन, जो आज जो हम दौड़ की बात करते हैं मैराथन का, उसका भी उद्गम वहीं से है। तो इस तरह के दो युद्ध हुए और उसके यूरोप में बड़ा वो लोग महिमा मंडन करते थे। तो कर्नल जेम्स टोड कहता है कि यूरोप में हमारे मात्र एक थर्मोपल्ली का युद्ध हुआ और उसमें एक ल्यूनिडास के समान योद्धा था, क्या खूब लड़ा था वो। तो बोले हम उनका इतना महिमा मंडन करते हैं, लेकिन आपके राजस्थान में जब हम देखते हैं तो यहाँ तो गांव गांव में थर्मोपल्ली हो रखा है, घर घर में ल्यूनिडास के समान योद्धा है।
किसी राजस्थानी के कवि ने क्या सुंदर लिखा है कि धोरा घाटियां ताल रो आंटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मोपल्ली घर घर ल्यूनिदास। तो राजस्थान का एक इतिहास ऐसा है जिसमें इतने असंख्यों प्रसंग है, इतने असंख्यों पात्र हैं जो अपने आप में एक युग पात्र है। तो फिर सोचा इस पे ही लिखा जाए, और इसमें भी इस राजस्थान के इतिहास में भी सबसे शिखर पर यदि कोई इतिहास है तो वो मेवाड़ का इतिहास है। तो फिर सोचा कि इस मेवाड़ के इतिहास पर लिखा जाए, क्योंकि मेवाड़ का वो इतिहास है, वो राजवंश है जो सतत रण में रहा, जिसने किसी भी कीमत पर किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, और सतत एक रज देने के लिए भी वो तैयार नहीं थे, उसके लिए भी युद्ध किए। रण कर कर रज रज रंगे रवि रगे रजहूत, रज जितरी रज दे नहीं रज रज होए रजपूत। तो ऐसा जब गौरवशाली इतिहास है तो उस पर एक महाकाव्य लिखना। अच्छा, आपने पूछा कि सूर्यवंशी नाम कैसे दिया, तो ये जो मेवाड़ का जो राजवंश है, इसके अंदर एक प्रबल मत जो है वो ये है कि ये वंश कोई और नहीं बल्कि उसी सूर्यवंशी वंश के वंशज हैं जहां पर कभी इक्ष्वाकु, रघु, दशरथ और स्वयं श्री प्रभु राम ने जन्म लिया था। तो ये वंश उसी के वंशज माने जाते हैं, उसी सूर्यवंशी राजा के ये वंशज हैं, इसलिए पुस्तक का नाम दिया सूर्यवंशी। अच्छा, आपने ये पूछा कि भाई इसमें ये विधा क्यों चुनी, महाकाव्य की विधा जो हमने रखी है। तो देखिए, इसमें मेवाड़ के इतिहास के ऊपर वैसे हमारे कई मूर्धन्य कवियों ने कई बार लिखा है, और कई अच्छे अच्छे उस पे कविताएं भी मिलेगी, कई साहित्य के प्रसंग भी मिलेंगे। इसमें चाहे देखें तो पंडित नरेंद्र मिश्र का गोरा बादल के ऊपर प्रसंग देखें, हल्दी घाटी के ऊपर कई बार लिखा गया है, महाराणा प्रताप के ऊपर हमारे कन्हैयालाल सेठिया जी ने बड़े अच्छे से गीत लिखे हैं, और उसके अतिरिक्त चेतक पे लिखा गया है, तो महाराणा प्रताप और पन्ना धाय पर लिखा गया है। तो कुछ पात्रों के ऊपर बहुत कुछ अच्छा लिखा गया है और वो नमन्य है, प्रणम्य है। किंतु मेरा ऐसा मानना है कि इन पात्रों के अतिरिक्त इस इतिहास में इतने पात्र हैं जिनको सकल रूप से यदि समाहित करने की आवश्यकता है तो वो एक महाकाव्य के रूप में ही किया जा सकता था। इसलिए फिर सोचा कि एक महाकाव्य लिखा जाए जिसमें इन सारे पात्रों को समाहित किया जाए, ना केवल एक 3-4 पात्र लें, किंतु इस इतिहास में बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारे घटनाक्रम हैं जिन्हें इस सकल रूप से इस महाकाव्य में समाहित किया जाए। अच्छा, ये महाकाव्य है क्योंकि इसके एक एक पात्र महान है। ऐसा नहीं कि मैं कोई महाकवि हूं, क्योंकि जब बाबा तुलसी चरितमानस लिखते हैं तब बाबा तुलसी स्वयं कहते हैं कि कवित चित्त एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। तो जब बाबा तुलसी स्वयं को कवि नहीं कहते तो मैं अपने आप को कवि कहने की धृष्टता नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि इस पात्र के इस काव्य के सभी पात्र महान हैं, इसलिए ये एक महाकाव्य है। और फिर इसमें एक मेरा अपना निजी अनुभव यह है कि आज कोई इस पुस्तक को पढ़ेगा तो उनको एक सुखद अनुभूति होगी, उनको अपना इतिहास जानने को मिलेगा, उनके लिए सुखद अनुभूति होगी। किंतु मेरे लिए ये दैविक अनुभूति से कम नहीं था, क्योंकि मैं उन 500 वर्षों में स्वयं जी कर आया हूं। मैं उन एक एक प्रसंग को लिखते हुए वो घटनाक्रम में अपनी आंखों के सामने मैंने जीवंत देखा है, मेरे सामने वो सभी पात्र जीवंत हुए हैं। तो ये किसी दैविक अनुभूति से कम नहीं है। मैंने अपनी पुस्तक के प्रारंभ में भी लिखा है कि उठ आज कलम तू काल भाल, अक्षर अक्षर चंदन कर दे, उठ आज कलम मेवाड़ धरा धानी माँ का वंदन कर दे, उठ आज कलम तुझको शतकों जीना है शतकों गढ़ना है, उठ आज कलम तुझको वो लिखना है जो शतकों पढ़ना है, कभी मधुर मधुबांस कभी अंधड़ प्रचंड को देखेगी, उठ आज कलम तू धनी धन्य एक काल खंड को देखेगी। तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था। एक हमारे गोपाल दास नीरज जी एक बार लिख के गए हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, और मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो कवि होना सौभाग्य तब होता है जब आप ऐसे चरित्रों, ऐसे पात्रों को अपने साहित्य में सम्मिलित करते हो, तो आपके लिए परम सौभाग्य की बात होती है। दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि आपको ये पुस्तक लिखने में कितना समय लगा, क्योंकि ऐसी पुस्तक लिखने में अनुसंसाधन और खोज में बहुत समय लगता है। और दूसरा, उसके साथ ये भी आप बताइएगा, इस पुस्तक लिखने में आपको सबसे बड़ी चुनौतियों का क्या सामना करना पड़ा था? देखिए, ऐसा है कि जब ये प्रारंभ किया था तो पुस्तक रूप देने का कोई उद्देश्य नहीं था, और वैसा उस तरह से चल भी नहीं रहे थे कि पुस्तक में होगा। लेकिन फिर मैंने गोरा बादल के ऊपर एक प्रसंग लिखा,
फिर चित्तौड़ के प्रथम साके के ऊपर एक प्रसंग लिखा, फिर एक कविता लिखी थी। तो वो कविता जब मैंने भेजी, तो मेरे भाई साहब हैं, प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि ठीक ठाक लिखा है, इतना बुरा नहीं है, तो इसको इसको एक पुस्तक के रूप में करो प्रयास की, इसको एक पुस्तक के रूप में। तब से एक थोड़ी दिमाग में थी कि भाई एक क्यों ना इसको एक पुस्तक का रूप ही दिया जाए। तो फिर वहीं से प्रसंग हुआ, वहीं से ये यात्रा प्रारंभ हुई। अब चूंकि गद्य और पद्य में ये होता है कि गद्य में आपके पास एक स्वतंत्रता होती है कि आप मेरे को जो शब्द है मैं उस तरीके से लिख सकूं, लेकिन पद्य के अंदर ये होता है कि पद्य के अंदर आपका एक फ्रेमवर्क जिसे बोलते हैं कि आपका एक खाका एक तैयार होता है, आपको उसमें मात्राओं का ध्यान रखना, वो सब करना, तो उसमें समय अधिक लगता है। एक 100 पृष्ठ का यदि पद्य लिखना है तो एक 500 पृष्ठ के गद्य लिखने के बराबर उसमें मेहनत लगती है, क्योंकि आपको उसी उसी सीमित दायरे के अंदर आपको लिखना पड़ता है। तो धीमे धीमे लिखा, फिर इसमें लगभग ये प्रथम पुस्तक लिखने में मैं आपको सही बताऊं 4 से 5 वर्ष का समय लगा है, क्योंकि उतना शोध भी करना है और उसको उस तरह के और जिस तरह का गरिमामय ये इतिहास है उस गरिमा के अनुरूप इसको शब्दों में ढालना है, ताकि कहीं ये पुस्तक मेवाड़ महाराणा फाउंडेशन पे भी वहां पे गई थी, उन्होंने भी पूरा पढ़ा और वहां से भी अप्रूवल आया था। तो कहीं उस वंश की गरिमा के साथ हम कोई खिलवाड़ ना करें, तो वो भी ध्यान रखना था। तो इसलिए प्रथम पुस्तक लिखने में काफी समय लगा। और उसके साथ क्या होता है, आपने जैसे पूछा कि इसमें चुनौतियां क्या होती है, तो चुनौती में एक ऐसा होता है कि लेखन में कई बार एक राइटर ब्लॉक बोलते हैं कि कई बार आपके साथ ऐसा समय आता है जब आपके दिमाग में विचारों का प्रवाह ही ना हो। तो मेरे साथ वो कई बार हुआ कि कई बार ऐसे कई महीनों तक एक छंद भी ना लिख पाए। तो वो राइटर ब्लॉक होता है जिसमें आपके दिमाग में प्रवाह नहीं आता है और आप कुछ भी नहीं लिख पाते उसमें। तो वो समय बड़ा इसमें बाहर वैसा रहा। फिर एक पुस्तक मेरे सामने आई थी, मैं आप जो से विद्यार्थी हैं और सभी लोगों को मैं एक रेकमेंड करता हूँ, एक इंग्लिश की एक बुक है इलास्टिक हैबिट्स, स्टीफन गाइस की एक किताब है। उस पुस्तक का सारा यही है कि भाई आप कोई भी वस्तु लिखते हो तो उसको एक इलास्टिसिटी अर्थात उसका एक तारतम्य, उसकी निरंतरता आपको बनाए रखनी है। जिस दिन आपके पास अधिक ऊर्जा हो उस दिन उसको 150% करो, जिस दिन आपको लगे कम ऊर्जा है तो उस दिन 10% करो, 20% करो, लेकिन कुछ कार्य अवश्य करो। तो फिर मैंने पुस्तक के जब ये समापन की ओर थी तो मैंने पीछे पीछे ये चीज को अपने अंदर समावेश किया और रोज कुछ न कुछ लिखता था, भले 2 छंद भी लिखे लेकिन लिखता था। फिर वो निरंतरता बनी, तो फिर उसके साथ फिर मैंने इसको पूर्णता की ओर लेके गया। तो ये रहता है। फिर अब जब मैं इसका दूसरा भाग बना रहा हूं तो जो कार्य 4-5 वर्षों में हुआ वो मैंने ये निरंतरता बना के मैंने अभी इसको 4-5 महीने में लगभग 80% मेरा हो गया है। अगले 1-2 महीने में दूसरा भाग भी मेरा पूरा हो जाएगा। तो एक ये था। फिर दूसरा एक जो आता है कि जब लिख रहे थे तो सोचा था कि भाई इसको कोई प्रकाशित भी करेगा नहीं करेगा, तो ये सारे प्रश्न थे दिमाग में। फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लिख के देखते हैं, आगे देखा जाएगा जो हो। एक शेर मुझे याद आता है कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहां तक जाएगा, और खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो तीर चला गया, पुस्तक प्रकाशित भी हो गई और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस पुस्तक का विमोचन स्वयं श्री लक्षराज सिंह जी, जो कि अभी वर्तमान इसी महाराणा प्रताप वंश के अभी के उत्तराधिकारी हैं, उनके वरद हस्तों से ये पुस्तक का विमोचन हुआ। तो ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अगला प्रश्न ये रहेगा कि महाकाव्य के अंदर आपने इतिहास को ही क्यों चुना? देखिए, महाकाव्य में इतिहास को चुनने का एक बड़ा कारण ये रहा कि हमारा जो राजस्थान का इतिहास है वो ये कुछ षड्यंत्रों के षड्यंत्रों के चक्र में फंस गया, और इसका मैं विशेष श्रेय दूंगा हमारे वामपंथी इतिहासकारों को, जिन्होंने हमारे से वो सारे प्रसंग, वो सारे पात्र उस इतिहास में से हमसे छीन लिए, जिसके ऊपर आज आप गर्व की अनुभूति कर सको, जो त्याग, बलिदान या शौर्य के को पराकाष्ठा को प्राप्त करने वाले पात्र थे। तो वो सारे पात्र हमसे छीन लिए गए। आज यदि किसी से पूछा जाए मेवाड़ के इतिहास तो मात्र हल्दी घाटी के अतिरिक्त किसी को कुछ ध्यान ही नहीं है। अगर मैं पूछूं कि बयाना का युद्ध क्या है तो शायद ही किसी को पता होगा। हमें ये बताया गया कि भाई बाबर आया था
और उसने महाराणा सांगा को खनवा के युद्ध में पराजित किया और उसने अपना राज्य मुगल साम्राज्य यहाँ स्थापित किया। किंतु ये नहीं बताया जाता कि उस खनवा के युद्ध के पहले बयाना का युद्ध हो चुका था, जहां महाराणा सांगा, आप देखिएगा बयाना की लोकेशन आप देखिएगा गूगल करके, आगरा में बाबर बैठा है। आगरा से मात्र 70-80 किलोमीटर की दूरी पर बयाना नाम की जगह है। बाबर मात्र ये सोचता है कि महाराणा सांगा से मुझे युद्ध करना है, तब तक तो महाराणा सांगा उसके द्वार पर, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ के घर में घुस के मारेंगे, महाराणा सांगा उसके द्वार तक आ गए थे। मात्र 80 किलोमीटर में बयाना के उस क्षेत्र तक आ गए थे और वहां पर महाराणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य एक युद्ध हुआ। और कहते हैं उस युद्ध में राजपूतों ने बाबर की सेना का जो हाल किया था, बाबर की सेना ने हाथ जोड़ लिए थे कि हम आगे से कभी भी जिंदगी में राजपूतों से युद्ध नहीं करेंगे, कि समरों की तप्त कसौटी पर हम राजपूतों से बड़े नहीं, चाहे मृत्यु दंड दो बाबर, राजपूतों से लड़े नहीं। तो बाबर की सेना का इतना हतोत्साहित हो गई थी कि हमको युद्ध ही नहीं करना राजपूतों से जीवन में, तुमको जो करना है करो। तब बाबर ने अपनी सेना में एक, पहली बार भारत में यदि कोई धर्म युद्ध या जिहाद का नाम जब दिया गया तो बाबर ने उस समय दिया था बयाना के युद्ध के पश्चात। तो उसने अपनी सेना को बोला कि ये अभी आपके लिए युद्ध नहीं, ये धर्म युद्ध है, ये जिहाद है, आप जाओगे मरोगे आपको जन्नत मिलेगी। तो ये करके उसने, किंतु उसके पश्चात भी जब सेना नहीं मान रही थी तो फिर बाबर ने तोपों का प्रयोग किया उस खनवा के युद्ध में। तो इस भारतवर्ष की भूमि पर पहली बार कभी तोपों का प्रयोग हुआ तो वो खनवा के युद्ध में हुआ। अब एक तरफ जहां राजपूती सेना तीर तलवार भालों के साथ और हाथी घोड़े के साथ लड़ रही हो, सामने से तोपें आती हो। अच्छा, तोपों की वजह से क्या हुआ कि जब तोपें गिर रही थी ये राजपूतों की सेना के ऊपर, तो उनके जो हाथी काफी वो प्रयोग करते थे, तो वो हाथी सब पागल हो गए, उनको इस तरह का अनुभव नहीं था। तो फिर वो हाथी वापस उल्टे सीधे दौड़ने लगे, उनकी सेना में, अपनी राजपूतों की सेना में ही उन्होंने बहुत तबाही मचाई। तो ये सब के कारण महाराणा, ये खनवा का युद्ध एक तरह से आप देखा जाए तो कोई तुलनात्मक युद्ध नहीं था, एक तरफ तोपें थी दूसरी तरफ तलवारें थी। तो इसके कारण बाबर वहां जीता और वहां महाराणा सांगा चोटिल हो गए थे। तो महाराणा सांगा के साथियों ने उनको बाहर निकाल के वहां से लेके गए और फिर उसके पश्चात महाराणा सांगा ने पुनः प्रण लिया कि इस बाबर को या तो मैं अंत करूंगा या भारत से बाहर करूंगा। लेकिन सांगा की इस बात से उनके कई सामंत इस बात से सहमत नहीं थे। तो उन सामंतों ने मिलकर आपस में एक भूल करी या एक षड्यंत्र करें, उन्होंने महाराणा सांगा को भोजन में विष देकर महाराणा सांगा को मार दिया। तो ये बड़ा एक दुर्दांत एक दृश्य था उस समय, क्योंकि यदि महाराणा सांगा होते तो कदाचित बाबर अपने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाता। भिन्न चित्र होता यदि ये सूरज ना ढलता भारत का, मुगलों के वंश नहीं फलते, इतिहास बदलता भारत का। किंतु क्या होता है कई बार, कुछ छोटी एक शेर है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो ये एक जो भूल थी उसकी वजह से सदियों सदियों तक भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। और तो बस ऐसे सारे प्रसंग जो है हमसे छुपाए गए। फिर हमसे दिवेर का युद्ध, आज मात्र हल्दी घाटी के युद्ध का हमें ध्यान है, किंतु उसके पश्चात एक और युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध, जो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी को तो इतिहास ने पूरी तरह भुला ही दिया। अमर सिंह जी के नेतृत्व में दिवेर का युद्ध लड़ा। उधर अकबर की ओर से उनका एक सेनापति था सुल्तान खान, वो आया था युद्ध करने के लिए। उस दिवेर के युद्ध में राजपूतों ने पूरी मुगल सेना को काट के रख दिया था। और कहते हैं अमर सिंह जी ने अपना एक भाला चलाया था, सुल्तान खान के वक्ष को चीर कर जमीन में जाके गड़ गया था। उसको निकालने के लिए 4 सैनिक आए, खींच के निकाला, तब वो भाला निकला कि अमर सिंह के भाले को न जग भूला था सालों तक, चीर वक्ष सुल्तान खान का जा पहुंचा पातालों तक। तो ऐसे सारे प्रसंग, चाहे फिर आपको यहाँ की हाड़ी रानी जो जब रतन सिंह चुंडावत युद्ध के लिए जाते हैं और नए नवविवाहित होते हैं, उनका मन युद्ध में जाने को नहीं होता है, तो हाड़ी रानी के पास संदेश भेजते हैं कि मुझे युद्ध में जाना है, एक कोई सेनानी, एक कोई निशानी भेजो। वो रानी, उस रानी को लगता है कि यदि ये इनका मन इधर अटका रहा तो ये युद्ध में ठीक से लड़ नहीं पाएंगे, अपना शीश काट कर उनको भेज देती है। सतरी सेनानी चाही समर सलुम्बर धीस, अरे चूड़ामण मेली सिया इन धन मेलियो सी। सीता माता से जब हनुमान जी
एक निशानी मांगने गए तो उन्होंने अपना एक आभूषण निकाल के दिया था, इस माता ने तो अपना शीश ही काट के दिया। ऐसे ऐसे इतिहास के प्रसंग हमारे बीच से छुपा दिए गए। एक प्रसंग है हारावल का, जहां पर युद्ध में प्रथम श्रेणी में लड़ना, वो एक हारावल, ये एक विशेष अधिकार होता है। उस हारावल का विशेष अधिकार करने के लिए चुंडावत और राणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, उनके वंशज शक्तावतों, उनके बीच एक प्रतियोगिता हुई है जो ऊंटाला के किले पर हुई। कभी मैं सबको एक अनुरोध करूंगा, एक बार कभी समय हो तो उस हारावल की प्रतियोगिता के बारे में जानें कि किस तरह से दोनों गुट, किस तरह से प्राणों को देना कितना सहज कर दिया था। तो ये था कि युद्ध में प्रथम श्रेणी में लड़ना एक विशेषाधिकार है। हारावल होड़ अजब की है कि रण में पहले जाए कौन, और पहले किसका रक्त बहे, पहले शीश चढ़ाए कौन। तो मुझे लगता है ऐसे सभी जो प्रसंग हैं, जो सभी इतिहास के बड़े बड़े पात्र हैं, उनको छुपा दिया गया। तो मेरा इस महाकाव्य के माध्यम से एक ही उद्देश्य है कि उस प्रत्येक प्रसंग को मैं सबके सामने लाऊं, सभी लोग पढ़ें, जानें और गर्व का अनुभूति करें कि हमारा इतिहास क्या था, हमारे उन लोगों ने हमारे लिए क्या क्या बलिदान दिए, वो सबके सामने आने चाहिए। राजपूतों में विभिन्न प्रकार होते हैं, तो उसमें मेवाड़ किस तरीके से अलग है और इतिहास के अंदर मेवाड़ की क्या विशेषताएं रही है, वो आप जरूर से बताइएगा। जैसे मेवाड़ में पहले रावल थे, जब रावल रतन सिंह जी के समय रावल थे, उसके पश्चात हमीर सिंह जी के पश्चात फिर ये राणा वंश आ गया जो सिसोदिया से उठ के आए थे। तो पहले रावल थे, फिर राणा थे। मारवाड़ क्षेत्र की तरफ देखेंगे तो हमारे राव थे, फिर चौहान वंश थे। तो ये अलग अलग वंश थे राजपूतों के, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बड़ा उन्होंने शौर्य का प्रदर्शन किया। मेवाड़ विशिष्ट इसलिए हो जाता है कि यहाँ के राजपूतों ने आप देखें तो एक तो ये है कि उन्होंने, चाहे आप देखें तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर लोधी, फिर इधर देखें तो मालवा में महमूद खिलजी के वंशज, गुजरात की तरफ अहमद शाह और उसके वंशज, और फिर अंत में मुगलों के वंशज, सभी से जी भर के लोहा लिया। किसी को, सबके नाक में दम करने वाला यदि कोई एक राज्य था तो वो मेवाड़ का राज्य था। तो इसलिए मेवाड़ का राज्य विशिष्ट हो जाता है कि वो जीवन भर सतत संघर्ष में रहे। और उसके साथ में यदि आप देखें तो मेवाड़ के वंश में विशिष्टता ये थी कि ये मात्र युद्ध का इतिहास नहीं था, इसमें युद्ध के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां पर मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा आपको देखने को मिलती है। मैं आपको बताऊं, एक महाराणा कुंभा जी के दादाजी थे लक्षराज सिंह जी, लाखा जी उनको बोलते थे। लाखा जी के एक पुत्र थे चुंडा जी। चुंडा जी वहां के राजकुमार थे मेवाड़ के। चुंडा जी के लिए विवाह का प्रस्ताव आया मारवाड़ की ओर से। हंसाबाई वहां की राजकुमारी थी। तो हंसाबाई का विवाह का प्रस्ताव लेकर कुछ पुरोहित यहाँ आए मेवाड़ में और बोले कि हंसाबाई को हमको यहाँ मेवाड़ में ब्याहना है। लाखा जी को थोड़ा भ्रम हो गया कि उनको लगा कि ये विवाह का प्रस्ताव मेरे लिए आया है। ये नहीं समझे कि वो उनके पुत्र चुंडा जी के लिए आया था। तो वहां पर उसमें उनको लगा कि, तो लाखा जी ने उस भूलवश बोल दिया कि देखो आज भी इस उम्र में मेरे लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं। तो उन्होंने पुरोहित ने बोला कि हुजूर माफ करें, ये आपके लिए नहीं राजकुमार के लिए है। तो लाखा जी के लिए वो कहते हैं ना, बड़ा एम्बेरेसिंग सा मोमेंट हो गया था, बड़ा एक लज्जास्पद हो गया था। इस चीज को चुंडा जी ने तुरंत भांप लिया। तो उन्होंने तुरंत ही वो जो पुरोहित आए थे उनको बोला कि अभी तो हंसाबाई मेरी मातृ स्वरूपा हो गई है, आप मेरे पिताजी लक्षराज सिंह जी के साथ उनका विवाह कीजिए, मैं तो उनको मातृ स्वरूपा मान चुका हूं। पुरोहित ने कहा हम स्वीकार करते हैं इसको, लेकिन अगर मारवाड़ की बेटी यहाँ पे विवाह करके आ रही है तो हमारा ऐसा है कि उनका जो पुत्र हो वो मेवाड़ का राजा बने। तो वहां पर चुंडा जी एक प्रतिज्ञा लेते हैं उस दरबार के अंदर कि मैं ये शपथ लेता हूं कि मैं इस राजवंश पे, मैं इस मेवाड़ के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। हंसाबाई का जो भी पुत्र होगा वही इस आसन का अधिकारी होगा। मैं संरक्षक बनकर उस आसन की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो ऐसा आप देखेंगे तो ऐसा प्रसंग महाभारत में मिलता है जब भीष्म पितामह अपने पिता शांतनु के लिए इस तरह का बलिदान करते हैं। इसलिए राणा चुंडा जी को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है।
तो ये मात्र शौर्य का नहीं, ये त्याग बलिदान की भी पराकाष्ठा है। उसके पश्चात चुंडावतों को कुछ विशेष अधिकार, उनको सलुम्बर की राजधानी दी गई थी, किंतु मेवाड़ जैसे राज्य को छोड़ना एक एक क्षण में, वो ऐसा त्याग करवाना, वो राणा चुंडा जी का आप देखें वो बलिदान की पराकाष्ठा है। फिर आप देखें एक पन्ना धाय का एक प्रसंग होता है कि अपने पुत्र को इस मृत्यु की बलिवेदी पर चढ़ा के उदय सिंह की रक्षा करना। जब बनवीर मारने आता है तो पन्ना धाय उस शैया की तरफ इंगित कर देती है कि वहां वो सोया हुआ है, उदय सिंह जाके उसको करो, उसको तुम मार सकते हो। और वहां पर उसकी उदय सिंह की जगह उन्होंने अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। तो अपने पुत्र का त्याग करके इस राजवंश की रक्षा करना, इससे इससे परम बलिदान की पराकाष्ठा क्या होगी। फिर आप देखिए महाराणा प्रताप के समय उनके आज हम भामाशाह कहते हैं, कोई भी बड़े दानदाता को हम भामाशाह कहते हैं। भामा साहब ने अपना सर्वस्व महाराणा प्रताप को दान दे दिया कि आप युद्ध करिए, आप अकबर के सामने अधीनता स्वीकार ना करिए, आप चाहें ये सब मेरी सर्वस्व संपदा आप उन्होंने दिया। उन्होंने इतनी संपदा दी कि 25,000 की सेना कई दशकों तक युद्ध कर पाए। इतना सर्वस्व लुटा देना, इतना त्याग करना, इतना बलिदान करना, तो ये मेवाड़ की पहचान है। फिर एक वो प्रसंग आता है कि ऐसे कई प्रसंग हैं। फिर यदि महाराणा प्रताप का चरित्र देखें तो महाराणा प्रताप जन जन के राजा हैं। तो मात्र उन्होंने युद्ध किए इसलिए वो जन जन के बीच इतने प्रचलित नहीं है या इतने लोग उनको पूज्य नहीं मानते हैं। महाराणा प्रताप का चरित्र ही और था। महाराणा प्रताप, आज हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, तो महाराणा प्रताप उस लोकतंत्र की पहली परिभाषा थे। उदय सिंह जी महाराणा प्रताप को राजा नहीं बना के गए थे, वो जगमाल को राजा बना के गए थे, किंतु जनता ने निश्चित किया कि हम चूंकि प्रताप अधिक योग्य है, हमारे राजा प्रताप होंगे। तो जनता ने अपने राजा का चयन स्वयं किया। वो लोकतंत्र की परिभाषा महाराणा प्रताप ने की। और क्या जनता के लोकप्रिय नायक थे। मैंने पहले भी कहा है कि कदाचित त्रेता युग में प्रभु श्री राम जितने लोकप्रिय रहे होंगे, उतने ही लोकप्रिय मेवाड़ में महाराणा प्रताप रहे होंगे। और जब महाराणा प्रताप युद्ध करने जाते थे तो उनके साथ जन समाज का प्रत्येक वर्ग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करता था। जैसे कभी प्रभु श्री राम जब रावण से युद्ध करने गए तो उनके साथ दलित, वंचित, प्रत्येक वर्ग उनके साथ, वानर, प्रत्येक वर्ग उनके साथ जुड़ के युद्ध करने गया था। तो वैसे ही महाराणा प्रताप के साथ समाज का प्रत्येक वर्ग उनके साथ जुड़ के युद्ध करता था। और जैसे अच्छा, अकबर के हरम में देखे तो सैकड़ों महिलाएं सतत रहती थी, किंतु महाराणा प्रताप का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कम नहीं था। तो इसलिए मैंने कभी लिखा था कि राजाओं में राजा कई हुए, कोई प्रताप के सम ना थे, वो राम नहीं थे भले किंतु वो कहीं राम से कम ना थे। तो मेवाड़ का इतिहास इन सब परिप्रेक्ष्य में देखें तो मात्र युद्धों का इतिहास नहीं, युद्धों से कहीं अधिक व्यापक, कहीं अधिक त्याग, तपस्या, बलिदान का इतिहास है। और यही कारण है कि इस पर एक महाकाव्य लिखना एक अवश्यंभावी आवश्यकता थी। अगला प्रश्न ये रहेगा कि आपके अनुसार मेवाड़ को भारत के इतिहास के अंदर पर्याप्त स्थान मिला है? मेरा ऐसा मानना है कि मेवाड़ को जितना स्थान मिलना चाहिए था, और अब चूंकि ये वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे इतिहास पर अधिक प्रभाव रखा, तो मेवाड़ के इतिहास तो मुझे लगता है बहुत बहुत उन्होंने हटा दिया, जिसमें से बहुत ही कम वस्तुएं लोगों तक पहुंची है। जैसे अभी आज हमें किसी को भी पूछें तो मुगलों की सारी पीढ़ी सबको ध्यान है कि भाई बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। किंतु यदि किसी से महाराणा कुंभा के पिताजी का नाम पूछो तो नहीं ध्यान होगा, महाराणा सांगा के पिताजी को नाम पूछो तो ध्यान नहीं होगा, कुंभा और सांगा के बीच क्या संबंध था वो ध्यान नहीं होगा। किसी को, जैसे मैंने बताया, बयाना का युद्ध था, उसके बारे में किसी को पूछो तो ध्यान नहीं होगा, दिवेर का युद्ध पूछो तो ध्यान नहीं होगा। उसके अतिरिक्त आप देखें तो ये हारावल की प्रतियोगिता, तो ऐसे तमाम सारे प्रसंग हैं जो यदि आप पूछेंगे तो लोगों को उसके बारे में ज्ञान बड़ा अल्प सा मिलेगा। फिर उसके ऊपर हमारी फिल्मों वालों ने उस पर और वो किया। आपको अकबर को महान करके बताया जाता है, उस अकबर को जिसने चित्तौड़ के तीसरे साके के पश्चात वहां पे चित्तौड़ के किले दुर्ग में जाकर 30,000 निर्दोष जनों को, आम जन जिनका युद्ध से कोई लेना देना ना हो, आम किसान हो, मजदूर हो,
30,000 लोगों को घर से निकाल निकाल के मार दिया था। जैसा एक कभी खिलजी ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने वही कार्य अकबर ने किया था, किंतु अकबर को महान करके हमारे इतिहास में और ये फिल्म वालों ने उस तरह से बताया गया है। फिर बाबर और औरंगजेब, उनका आप देखें तो बाबर स्वयं को गाजी कहता था कि भाई मैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई मैं इस पूरे भारत भूमि को मैं इस्लामिक करके जाऊंगा। इसलिए वो उसने, आप मैंने जैसे बताया था कि भाई इस खनवा के युद्ध के पहले उसने सबको जिहाद की शपथ दिलाई थी। तो बाबर का यही था कि मैं गाजी हूं और मैं इसको भारत भूमि को इस्लामिक करके जाऊंगा। वैसा ही कार्य औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने तो बकायदा एक नावों का एक बड़ा सा तैयार किया था कि यहाँ के भारतवर्ष के सभी राजाओं को इन नावों में बिठाकर अटक नदी के पार लेके जाएंगे और वहां पे इनका धर्म परिवर्तित करेंगे। क्योंकि औरंगजेब का ये मानना था कि यदि सारे ये राजा अपना धर्म परिवर्तित कर देंगे तो पूरा भारतवर्ष इस्लामिक हो जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे पात्र थे जिन्होंने इस तरह का प्रयास किया कि इस पूरी भारत भूमि को इस्लामिक कर दिया जाए। किंतु ये हमारे वीर, उसमें भी विशेष रूप से राजपूताना के वीरों को देखें तो उन्होंने अपने बलिदान देकर इस भारतवर्ष की रक्षा की है। एक अल्ताफ हाली करके कोई कवि है, उसी की एक पंक्तियां मुझे याद आती है कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशान जिसका अक्साए आलम पे पहुंचा, मजा हम हुआ कोई खतरा न जिसका, न अम्मा में ठिठका न कुलझम में जिसका, कि ये पैसे पर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। तो जो सारे विश्व में अपना इस्लाम का स्थापना कर चुके थे, वो गंगा में आकर वो डूब गए कि यहाँ पे वो नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर उनका सामना राजपूताना के इन वीरों के साथ हुआ। तो इतना त्याग बलिदान करने के पश्चात भी हम उनको उतना स्थान नहीं दे पाए इतिहास में, इस बात का मुझे दुख है। और बस यही कारण है कि इस महाकाव्य के माध्यम से मैं कम से कम पहले ये मेवाड़ के इतिहास के, मेवाड़ के उन पात्रों को, उन युग पात्रों को, उन प्रसंगों को सबके सामने ला सकूं। यही एक चेष्टा के साथ इस पुस्तक को लिखा गया है। अपने लोग अभी बढ़ गए अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि इस पूरे पुस्तक के अंदर कोई ऐसा प्रसंग है कि जो आप हमारे श्रोतागणों के साथ शेयर करना चाहेंगे? तो वैसे तो देखिए, ये जो प्रथम सर्ग है इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक का इतिहास हमने अंकित किया है। दूसरे भाग में महाराणा सांगा से लेकर राज सिंह जी तक का इतिहास पूरा आएगा। वैसे तो इसमें गोरा बादल के प्रसंग भी है, चित्तौड़ का प्रथम साका भी है, महाराणा कुंभा के शौर्य का भी है। तो मैं इसमें एक प्रसंग जो आपके मध्य रखना चाहूंगा वो महाराणा लाखा और कुंभाहाड़ा। मैंने अभी आपको बताया था कि महाराणा कुंभा के जो दादाजी थे लक्ष्यराज सिंह जी, जिनको राणा लाखा कहते थे, तो एक बार महाराणा लाखा जी अपनी रानी, उनकी एक रानी थी बूंदी की हाड़ी रानी, उसके साथ भोजन करने बैठे थे। तो नवविवाहित बूंदी की रानी आई थी, तो लाखा जी ने अपनी रानी को पूछा कि भाई आपने चित्तौड़ का दुर्ग ठीक से देख लिया कि नहीं देखा। अब रानी नवविवाहिता थी और लाखा जी को इस बात का थोड़ा अभिमान था कि भाई चित्तौड़ के दुर्ग के समान तो कोई दुर्ग नहीं है। तो रानी वो जो हाड़ी रानी थी, उन्होंने कहा कि हाँ देख लिया। बोले कैसा लगा? बोले अच्छा है। तो लाखा जी ने बोला सिर्फ अच्छा है? बोले हाँ अच्छा है, लेकिन बूंदी की बात और है। तो वो चीज महाराणा लाखा जी को अंतर तक एकदम चुभ गई कि ये ऐसा कैसे कि बूंदी की तुलना चित्तौड़ से की जाए। तो लाखा जी ने वहीं भोजन को छोड़ा, अपने सेनापति को बुलाया, बोले अभी के अभी चलो बूंदी पर आक्रमण करेंगे और बूंदी को ध्वस्त करेंगे, क्योंकि उनका अहम इतना अंदर से टूट गया। तो बस वही उसी का एक प्रसंग है, तो वो मैं आपके बीच रखता हूं कि बन सिसोदिया वंश बढ़ी ये गोहिल वंश की दृढ़ शाखा, और बढ़ते बढ़ते इसी वंश में आए महाराणा लाखा। अब बात करें हम मातृभूमि से अप्रतिम प्रेम कहानी की, हम बात करें राणा लाखा की एक हाड़ौती रानी की। बूंदी का जो वंश था हाड़ा वंश था, और वहां की रानी थी हाड़ौती रानी। एक दिन लाखा जी समक्ष था भोज दोपहरी थाल रखा, तनिक अहम में लाखा जी ने रानी समुख सवाल रखा। लाखा जी ने रानी के समक्ष प्रश्न रखा कि कहो कि रानी देख लिया चित्तौड़ दुर्ग क्या अच्छे से, और कहीं दुर्ग ऐसा देखा क्या, तनिक बताना सच्चे से, कि कहीं ऐसा कोई दुर्ग देखा कि नहीं देखा। अब रानी क्या कहती है सुनिए। पुत्र वधू मेवाड़ की हूं मैं, बड़ी प्रभु की मेहर है, चित्तौड़ दुर्ग भी अच्छा है, पर नेहर किंतु नेहर है, बूंदी के समान मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि उनका
बड़ा स्वाभाविक है कि नई नई रानी आई थी तो पीहर पक्ष से थोड़ा अधिक जुड़ाव रहता है। तो पुत्र वधू मेवाड़ की हूं मैं, बड़ी प्रभु की मेहर है, अच्छा है चित्तौड़ दुर्ग पर नहर किंतु नहर है। और इस उत्तर ने तो राणा का अंतर तक झकझोर दिया और भोज की उस थाली को प्रथम ग्रास पर छोड़ दिया, पहले ग्रास पर उस भोजन की उस थाली को छोड़ दिया। और राणा लखा कहते हैं, कौन दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग सा, जग में कितने दुर्ग बड़े, और बूंदी में फिर ऐसा क्या है, कहां कौन से रत्न जड़े। सोच सोच कर लाखा जी के नैनों में अंगार उठा, वो क्रोधित इतने हो गए, शांत नहीं हो पाया, फिर वो बड़ा क्रोध का ज्वार उठा। फिर बड़े क्रोध में बोलो लाखा, सेनापति को सूच करो और तुरंत करो तैयार सैन्य बल और बूंदी पर कूच करो। बोले करो बूंदी पर आक्रमण, एक पल की भी देर करो मत, एक पल नहीं रुकूंगा अब, बूंदी का गढ़ ध्वस्त करूंगा, अन्न और जल लूंगा तब, तभी अन्न और जल लूंगा जब बूंदी का गढ़ ध्वस्त करूंगा। लाखा जी का क्रोध ज्वार सा उठा उठा उठकर आया। फिर सेनापति ने विनम्रता से फिर राणा को समझाया। सेनापति ने बड़ी विनम्रता से राणा जी को बोला कि समझे राणा, अभी युद्ध हेतु यह तो क्षण ठीक नहीं, और जहां मारकर आए तोरण अब कर दें रण ठीक नहीं। बोले आप अभी तो तोरण मार के आए हो, अब आप जाके युद्ध करने की बात कर रहे हो तो वो उचित नहीं है। और महारानी, सेनापति बोलता है, महारानी के नहर का पूरा सम्मान रखेंगे भी और आपका प्रण हो पूरा, इसका ध्यान रखेंगे भी। एक बीच की युक्ति मैं आपको सुझाता हूं। सेनापति बोलता है, सुनिए, प्रण के पानी में राणा कागज की नाव तिरा देना, एक नकली दुर्ग बना देंगे, एक नकली दुर्ग गिरा देना। चित्तौड़ के बाहर एक मिट्टी का एक दूसरा दुर्ग बना देंगे, बूंदी नाम देंगे, आप उसको तोड़ देना, अपना प्रण पूरा कर देना। अनावश्यक हमको वहां बूंदी पर आक्रमण करने की अभी आवश्यकता नहीं, बाद में देखेंगे। नाम दिया बूंदी का, नकली गढ़ बनवाया राणा ने, प्रत्यंचा पर ज्यों ही पहला बाण चढ़ाया राणा ने। जैसे ही प्रत्यंचा पर पहला बाण चढ़ाते उस दुर्ग को ध्वस्त करने के लिए, प्रत्यंचा पर चढ़े बाण पर आकर दूजा बाण लगा, और किस विध आए प्राण दुर्ग में जो केवल पाषाण लगा। जैसे राणा लाखा उस दुर्ग को गिराने के लिए पहला बाण प्रत्यंचा पे चढ़ाते हैं, उनके उस पर प्रत्यंचा पे आकर एक दूसरा बाण लगता है। तो फिर राणा लाखा बोलते हैं, सेनापति से बोले जाओ देखो गढ़ में कौन वहां, और किसकी यहाँ मृत्यु आई है, किसको होना मौन यहाँ, कौन यहाँ सामने आया मेरे सामने, किसकी मौत आई है। नकली गढ़ के भीतर से एक असली सिंह दहाड़ा था, और महारानी का भाई था, बूंदी का कुंभा हाड़ा था। उस महारानी का भाई कुंभा हाड़ा का राजकुमार, वो वहां पे महारानी के साथ आया हुआ था। उसको जब ये पता चला कि ये सब यहाँ पे नाटक नौटंकी हो रही है और मेरे बूंदी के नाम का ये गढ़ बनवा रहे हैं और उसको ध्वस्त कर रहे हैं, तो वो वहां पे उस बूंदी के उस नकली दुर्ग की रक्षा के लिए आ गया। बोला, यदि ये बूंदी है तो मातृभूमि ये मेरी है, और मैं करता आह्वान युद्ध का, समझो ये रणभेरी है। अब तो अंतिम युद्ध रचेगा, धड़ जाए या सिर जाए, कैसे संभव मैं जीवित हूं और गढ़ मेरा गिर जाए। ये कैसे संभव है कि मेरा ये बूंदी है, मैं बूंदी का राजकुमार हूं और मेरे जीवित रहते आप इस दुर्ग को गिरा दोगे। एक और लाखा के फिर युद्ध हुआ, एक और लाखा की सेना, एक और कुंभा हाड़ा, भीषण समर किया कुंभा ने, क्षितिज शौर्य पर चम गाड़ा। नकली गढ़ के लिए वीर ने प्राणों का बलिदान किया, और मातृभूमि की परछाई में निज शोणित से स्नान किया। अंत में वो बूंदी का राजकुमार, क्योंकि पूरी सेना समक्ष थी, तो लड़ते लड़ते उसने अपने प्राणों का बलिदान दिया और अपने ही रक्त के अंदर उस शोणित में वो पूरा डूब के। और ऐसे वीरों की तो अब भी धरा कहानी कहती है, और निज प्राणों से मातृभूमि की परछाई भी महती है। जिनके लिए मातृभूमि की परछाई अर्थात असली दुर्ग की वो परछाई, नकली दुर्ग भी अपने प्राणों से अधिक मूल्यवान हो, तो ऐसे ऐसे वीरों की कहानी इस मेवाड़ के इस इतिहास में मिलती है। किसी राजस्थानी कवि ने क्या खूब लिखा था कि नकली गढ़ दीधो नहीं, बिना घोर घमसान, और सिर टूटिया बिन किन फरे, असली गढ़ प्राण। जब नकली गढ़ के लिए भी कोई प्राण दे देता असली गढ़ पे, तो उनके कौन ही आक्रमण कर पाएगा। तो बस यही प्रसंग है। आप में से जो भी इतिहास में रुचि रखते हैं, मैं उन सबको विशेष निवेदन करूंगा। इसका कोई आर्थिक ध्येय नहीं है, किंतु ये पढ़ें और आगे पढ़ाएं, लोगों को दें, ताकि साहित्य और इतिहास का ये एक समागम है, ताकि आपकी थोड़ी रुचि रहे कि हमारे किन किन वीरों ने कितने कितने प्राणों की आहुति दी कि आज हम इस स्वच्छंद हवा में श्वास ले पा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी अपनी इस सप्ताह की मुलाकात। मुझे उम्मीद है कि आपको इस मुलाकात के अंदर भारत देश के इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद देवसा का, जो ये सुगम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के प्रत्येक वर्ग को, समाज को सबको साथ में लेके सबको साथ में जोड़ने के लिए। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।